हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मामा बेबी। होप यू गाइस आर फाइन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बेबी वैक्सीनेशन और बेबी टीकाकरण। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेट करता है बेबी हेल्थ से, और बीइंग अ पेरेंट हमको इससे रिलेट सारी इन्फॉर्मेशन, सारी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी सारी वीडियोस अच्छी, जेन्युइन एंड इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके एंड बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारी सारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों तक पहुँचते रहें। तो बिना देर ये वीडियो शुरू करते हैं। बेबी वैक्सीनेशन, बेबी टीकाकरण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। ओवरऑल वैक्सीनेशन होती कितनी है? अगर नॉर्मली बात करें तो टोटल वैक्सीनेशन सिर्फ 16 ही होती हैं, बट क्योंकि इनकी डोजेज़ भी होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी की एक वैक्सीन की 2 और डोजेज़ बच्चों को लगती हैं कुछ मंथ के डिफ्रेंशिएट में। तो इस तरह से वैक्सीन अगर नॉर्मली हम काउंट करें तो 16 ही होती है। लेकिन ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भी वेरीफाई करती है, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स में कुछ अदर्स वैक्सीनेशन भी दी जाती हैं। वैक्सीनेशन लगाने का टाइम हमें हमारे हॉस्पिटल से ही मिलता है, यानी कि जिस भी हॉस्पिटल में हम अपने बेबी के लिए कंसल्ट कर रहे हैं, जो भी पीडियाट्रिशियन हमारे बच्चे को देख रहे हैं, वो ही हमें बता पाएंगे कि हमारे बच्चे की वैक्सीनेशन की टाइम क्या है। जैसे बच्चे को जन्म के इमीडिएट बाद भी वैक्सीन दिया जाता है, उसके बाद बच्चे को 1 मंथ के डिफ्रेंशिएट में, 2 मंथ के डिफ्रेंशिएट में वैक्सीन दिया जाता है। तो हर वैक्सीन को देने का अपना एक टाइम होता है, कुछ मंथ्स का डिफ्रेंशिएट होता है, जो कि आपके डॉक्टर आपको बता पाएंगे, या फिर आपको एक रिकॉर्ड बुक मिलती है हॉस्पिटल्स में, उससे देखकर आपको आइडिया होगा कि कौन से मंथ में कौन सी वैक्सीन लगवानी है। एंड वैक्सीन का ऑन टाइम लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑन टाइम वैक्सीन लगेंगी तभी इनका इफ़ेक्ट अच्छा दिखेगा बच्चों की हेल्थ में। हमें वैक्सीन की रिकॉर्ड बुक कहाँ से मिलेगी? हमें कैसे पता चलेगा कि इतनी ही वैक्सीन है और वैक्सीन्स के नाम ये हैं और इस मंथ में वैक्सीन लगवानी है? वैक्सीन की रिकॉर्ड बुक आपको जनरली अपने हॉस्पिटल से या फिर जिन भी पीडियाट्रिशियन से आप अपने बच्चे को कंसल्ट करवा रहे हैं वो दे देंगे। अगर नहीं देते हैं तो आपको उनसे रिक्वेस्ट करना है कि वो आपके बच्चे की वैक्सीनेशन बुक या रिकॉर्ड बुक आपको दें, ताकि आपको ये आइडिया हो कि आपके बच्चे को ओवरऑल कितनी वैक्सीन लगनी है, कब कब लगनी है, सो आपके बच्चे की सारी वैक्सीन ऑन टाइम कंप्लीट हो पाए, जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमने आजकल नाम सुना है पेनफुल एंड पेनलेस वैक्सीन। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है, जो मैं आपको बताती हूँ। पेनफुल वैक्सीन है जो पहले से चलती आ रही है, बच्चे को वैक्सीन मिलती है। कुछ वैक्सीन्स में बच्चे को फीवर आता है, बच्चे को लूज़ मोशन लग जाता है, बच्चे को थोड़ा सा कफ जैसा हो जाता है, एंड 2-3 दिन रहकर फिर ये बच्चे में ठीक हो जाता है, जिसके लिए डॉक्टर हमें नॉर्मली मेडिसिन भी देते हैं। जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने बर्थ के समय दी थी वो हमें एडवाइस करते हैं कि वो मेडिसिन इतनी क्वान्टिटी में हम बच्चे को दे दें। काफ़ी रीज़नेबल होती है, सबकी पॉकेट को वो सूट करती है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, और बच्चे को काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे को फीवर आएगा। अगर बच्चे को डायरिया होना है तो बच्चे को होएगा। तो ये नॉर्मल है कि बच्चे को ये पेनफुल वैक्सीन में होगा। इसके अलावा बच्चे को अगर 2 डोज देनी है तो डॉक्टर 2 डोज देते हैं, 3 डोज देनी है तो 3 डोज देते हैं। तो इस तरह से बच्चे को 1, 2 या 3 जितने इंजेक्शन लगने हों वो लगेंगे। भले बच्चा रोए, बच्चे को पेन हो, बट वो बच्चे को लगेंगे। अब बात करते हैं पेनलेस वैक्सीनेशन की। तो क्योंकि साइंस की टर्म में अगर हम बात करें तो पेनलेस वैक्सीन डिफरेंट होती है कहीं ना कहीं पेनफुल वैक्सीनेशन से, क्योंकि इसमें जितनी भी डोजेज़ होती हैं वैक्सीनेशन की, मतलब 1 इंजेक्शन देना है, 2 देना है, 3 देना है, उन सबको मिलाकर एक ही इंजेक्शन बच्चे को दिया जाता है। तो ये बच्चे के जो पेन को, मतलब जो बच्चे को मिलने वाला है 3 बार, उसको 1 कर देती है। तो कहीं ना कहीं ये पेरेंट के लिए थोड़ा सा रिलीफ लेकर आती है, क्योंकि हम अपने बच्चे को इंजेक्शन लगता देखकर
काफ़ी डिस्कम्फर्ट, काफ़ी सैड फील करते हैं, स्पेशली मॉम। जैसे मेरा एग्जांपल मुझे आज तक याद है कि जब अंश को फर्स्ट वैक्सीन दिया गया था बर्थ के बाद, क्योंकि अंश के बर्थ के बाद इमीडिएट वो नहीं हो पाया था, तो कुछ दिन के गैप के बाद वो हुआ था। तो जब मैं वो लगवाने अंश को लेके गई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो जब वो इंजेक्शन अंश को लगा तो अंश रो रहा था और मेरी आंखों से भी आंसू आए। तो मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि मैं आगे अंश को जो भी वैक्सीन दिलवाऊँ वो पेनलेस दिलवाऊँ, वो मुझे अंश के लिए बेटर ऑप्शन लगा। तो टोटली आपका कॉल है कि सारी डिफरेंस को जानने के बाद आपको अपने बच्चे के लिए क्या सही लगता है। सेकंड डिफरेंस है पेनलेस वैक्सीन का कि आपकी पॉकेट को थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट करती है। जहाँ पे पेनफुल वैक्सीन हमें 1 रुपये की पड़ेगी, एग्जाम्पल है 1 रुपये की पड़ रही है, वहीं पेनलेस वैक्सीन आपको 100 रुपये की, 500 रुपये की या फिर 1000 रुपये की भी पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है कि वैक्सीन कितनी कॉस्टली है उस टाइम पे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएट है जो कि बहुत पेरेंट्स सोचेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये हमारी पॉकेट को बहुत कॉस्टली पड़ता है। इसके अलावा पेनलेस वैक्सीन में मुझे नहीं पता कि ये ट्रू है या नहीं, बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है एंड मेरे डॉक्टर ने जो मुझे बताया था ये वैक्सीन देने से पहले, कि इसमें बच्चे को अगर फीवर आना होता है किसी पर्टिकुलर वैक्सीन के बाद, या फिर बच्चे को डायरिया होना होता है, तो उसके चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। मतलब मुझे आई रियली डोंट रिमेंबर कि अभी तक पेनलेस वैक्सीन में अंश को एक भी बार फीवर आया हो, एक भी बार नहीं आया। तो डॉक्टर ने मुझे जो मेडिसिन दी थी वो भी ऐसे ही रखी रही, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी वो भी मेडिसिन अंश को देने की। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस, वो काफ़ी अच्छा रहा है इस पेनलेस वैक्सीन के साथ। तो पॉकेट पे हैवी है बट बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा लास्ट जो नॉर्मल सा डिफरेंस है या कहें माइनर सा डिफरेंस है, वो बहुत से आपके पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर्स भी आपको बताएंगे कि नॉर्मली जो प्रेफरेंस है डॉक्टर्स की वो दी जाती है पेनलेस वैक्सीनेशन को, क्योंकि इम्पोर्टेड होती है एंड अच्छी रहती है बच्चों के लिए। तो ये पूरा डिफरेंस है पेनफुल एंड पेनलेस वैक्सीनेशन के बीच। तो अब ये आपका कॉल है, आप अपने बच्चे को कौन सी वैक्सीनेशन दिलवाना चाहते हैं। मैं पर्सनली एडवाइस करूँ तो मैं पेनलेस की साइड जाऊंगी। नेक्स्ट है कि वैक्सीनेशन के बाद बहुत बार बच्चों को बहुत पेन होता है, या फिर बच्चों को मतलब जहाँ वैक्सीन दी जाती है वो पूरा रेड हो जाता है, स्वेलिंग जैसा कुछ हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करें? उस केस में डॉक्टर हमें पहले से एडवाइस दे के रखते हैं कि हमें क्या करना है। तो हमें कुछ ख़ास बातों का ध्यान रखना है। डॉक्टर हमें नॉर्मली एडवाइस देते हैं कि आप आइस की मसाज दें बच्चे को, यानी आइस क्यूब को एक कॉटन के कपड़े में डाल के या हैंकी में डाल के उससे बच्चे के उस पार्ट को एक अच्छी सी सिकाई दें, तो बच्चे को काफ़ी रिलीफ फील होता है। इसके अलावा हमें बच्चे को लूज़ कपड़े पहनाने चाहिए, क्योंकि नॉर्मल है कि बच्चे ने वैक्सीन लिया है उस एक एरिया में और हम टाइट कपड़े पहनाएंगे तो बच्चे को काफ़ी पेन होगा। एंड नॉर्मली बच्चे को थाइज़ में ही वैक्सीन लगती है, तो हम बच्चे का जो लोअर क्लोथ है वो काफ़ी लूज़ पहनाएं तो बच्चे के लिए अच्छा रहता है। इसके अलावा हम कोशिश करें कि बच्चे को मसाज उस पर्टिकुलर एरिया में 1-2 दिन तक ना दें। पेन रहता है तो उस पर मसाज देने से बच्चे को और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा, तो उसे कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। डॉक्टर हमें एक डॉक्टर टेप लगा के देते हैं उस एक पोर्शन पे। तो डॉक्टर टेप को कोशिश करनी है कि बच्चा वैक्सीन के बाद जब भी अपनी फ़र्स्ट बात ले रहा है तो वो डॉक्टर टेप निकल जाए, मतलब उसे खींच के नहीं निकालना, पर बात के बाद क्योंकि पानी की वजह से निकल जाती है तो उसे निकलने देना है, ज़बरदस्ती चिपकाना नहीं है, क्योंकि वो अगर निकल जाएगी तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, तो बच्चे की जो मेडिसिन है वो पूरी बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट होगी, वो अच्छा रहता है बच्चे के लिए। एंड इसके अलावा लास्ट चीज़ ध्यान रखनी है कि बच्चे को थोड़ा सा भी चांसेस लग रहा है कि फ़ीवर हो गया या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन कर रहा है, तो बच्चे को इमीडिएटली जो भी डॉक्टर ने सजेस्ट किए मेडिसिन वो बच्चे को दे देनी है। तो ये चीज़ें करनी है बच्चे को वैक्सीन दिलवाने के बाद।
बच्चे को वैक्सीन दिलवाने का राइट टाइम क्या होता है? देखिए, बच्चे को वैक्सीन दिलाने का राइट टाइम आप या मैं जज नहीं कर सकते, ये डॉक्टर के अकॉर्डिंग होता है। तो डॉक्टर की जो भी रिकॉर्ड बुक होगी, मैंने पहले भी बताया आपको वीडियो में कि जो भी रिकॉर्ड बुक होगी उसके अकॉर्डिंग हमें वैक्सीन दिलवानी है। एंड हर एक वैक्सीन के बाद डॉक्टर आपको नेक्स्ट वैक्सीन की डेट नोट डाउन करके देते हैं, बताते हैं। तो अगर आपको कुछ गैप लेना है कि लाइक मैं इस टाइम के लिए अवेलेबल नहीं हूँ या इतने वीक के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, तो वो भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं राखी में अपनी मॉम के घर गई थी एंड अंश की नेक्स्ट मंथ एक वैक्सीन थी और मेरा प्लान था रुकने का मॉम के घर एटलीस्ट 1.5 मंथ। तो अंश की वो वैक्सीन स्किप हो रही थी 20 डेज़ के गैप से। तो मैंने डॉक्टर से ऑलरेडी इसके लिए कंसल्ट कर लिया था एंड उन्होंने मुझे 40 डेज़ का टाइम दिया था कि इतने दिन तक मिस होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे एक टाइम गैप मिल गया था। तो इस तरह से आप अपने डॉक्टर से चेक कर सकते हैं अगर आपके कुछ ऑलरेडी शेड्यूल्ड प्लान है तो। वैक्सीन के बाद अगर बच्चे को फ़ीवर आता है या बच्चे को डायरिया होता है तो हमें क्या करना है? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर ऐसा कोई साइन आपको बच्चे में दिखता है तो आपको पहले से ही डॉक्टर एडवाइस देते हैं वैक्सीन के बाद कि बच्चे को हल्का सा फ़ीवर आएगा या बच्चे को लूज़ मोशन होने के चांसेस हैं, तो आप बच्चे को ये मेडिसिन दें। वो आपको पहले से ही प्रिस्क्राइब कर देते हैं मेडिसिन, जो कि या तो न्यू मेडिसिन होगी या पहले से डॉक्टर ने दे के रखी होगी। नॉर्मली डॉक्टर हमें बच्चों में फ़ीवर के लिए, जो कि वैक्सीन के बाद फ़ीवर होता है, बच्चों की क्रोसिन देते हैं। और अगर बच्चों में लूज़ मोशन या डायरिया होता है तो उसके लिए कुछ हैं जो आपको बच्चे को देनी है। और ये कितनी क्वांटिटी में देनी है ये आपके डॉक्टर ही आपको अच्छे से एडवाइस करते हैं कि आपको बच्चे को इतनी क्वांटिटी में ये देनी है, क्योंकि ये बच्चे में एज के अकॉर्डिंग दी जाती है क्वांटिटी। हो सकता है बच्चा 6 महीने का है तो कम दी जाएगी, 1 ईयर का है तो ज़्यादा दी जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। तो आपको अगर लगता है बच्चे में फ़ीवर आ रहा है, लूज़ मोशन हो रहा है, तो आपको ये मेडिसिन इमीडिएटली स्टार्ट कर देनी है बच्चे में। और अगर ये फ़ीवर या लूज़ मोशन 2 दिन से ज़्यादा बच्चे में सस्टेन कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है, तो इमीडिएटली बच्चे को लेके डॉक्टर के पास जाना है। वेट नहीं करना कि मैंने मेडिसिन दे दी है तो मैं और वेट करूं, क्योंकि वैक्सीन का ये जो इफ़ेक्ट बच्चों में आता है फ़ीवर या लूज़ मोशन का, वो वैक्सीन के 1 से 2 दिन में आराम से ठीक हो जाता है। बट नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, बच्चे में फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो गया है, लूज़ मोशन ज़्यादा पास कर रहा है बच्चा, तो इमीडिएटली बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है बिना इस बात का वेट किए कि कुछ टाइम और वेट करते हैं, क्योंकि फिर ये बच्चे में प्रॉब्लम का साइन है और डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कोशिश की है कि मैं वीडियो में वो सारे पॉइंट्स कवर करूं बेबी वैक्सीनेशन और टीकाकरण से रिलेट जो मैंने सुने हैं, समझे हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन मुझे है और जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किए हैं अपने बेबी अंश के साथ। अंश क्योंकि अब 17 मंथ्स कंप्लीटेड है तो उसके ऑलमोस्ट काफ़ी वैक्सीन पूरे हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा वैक्सीन का एक्सपीरियंस। एंड मैंने उसे ऑन टाइम सारे वैक्सीन्स दिलवाए हैं एंड जो बातें मैंने बताई हैं वीडियो में वो मैंने पर्सनली भी फॉलो की हैं। इसीलिए मैं आपको भी एडवाइस दे रही हूँ कि इस तरीके से अगर हम टीकाकरण के बारे में सारी नॉलेज कलेक्ट करके सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो बेबी वैक्सीनेशन एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और एक बहुत ज़रूरी सेंसिटिव चीज़ है बच्चे की हेल्थ से रिलेट, जो कि होनी चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहें। एंड आप लोगों के लिए हम इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर बहुत ही फ़नी, इन्फॉर्मेटिव एंड डिफरेंट वीडियोस लेकर आते हैं। सो प्लीज़ हमें वहाँ पर भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, वहाँ से आपको एक डिफरेंट और अलग एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।